राशि एक नई नवेली दुल्हन है जो अभी 3 दिन पहले ही गुप्ता निवास में आई है। परिवार में उसके अलावा पति रवि, ससुर धीरज और सास रंभा भी है। एक शादीशुदा ननद प्रीति भी है जो अपने ससुराल में खुशहाल जीवन जी रही है शादी के बाद। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई के लिए क्या क्या बना दूं? बेटा अपने ससुर जी से पूछ लो, जो उनकी इच्छा हो वही बना दो। माँ जी, आपको तो सबकी पसंद के बारे में पता ही होगा, आप ही बता दीजिए ना। और वैसे भी पहली रसोई की रस्म करना तो सास का कर्तव्य होता है ना। तुम्हारी बात ठीक है बेटा, लेकिन घर में खाना तो तुम्हारे ससुर जी की पसंद के अनुसार ही बनाना होगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं खुद तुम्हारे ससुर जी से पूछ कर आती हूँ। बहू को रसोई में छोड़कर सास रंभा बाहर हॉल में जाती है और पति धीरज से नाश्ते के बारे में पूछने लगती है। सुनिए, आलू की कचौड़ियां बनवा लेती हूँ, खा लेंगे ना आप? आज बहू पहली रसोई बनाएगी तो उसे आपसे पूछने में संकोच हो रहा है। आधी उम्र बीत गई, तुम्हारी 2 पैसे की अकल नहीं आई। जब मुंह खोलोगी फिजूल सवाल ही पूछोगी। मटर पनीर की सब्जी और रोटियां बनवा लो। थोड़ी अकल खुद की भी इस्तेमाल कर लिया करो। अपनी अकल क्या वापस ऊपर लेकर जानी है तुम्हें? बहू की पहली रसोई है, तुम तो जीवन भर से यही रसोई बना रही हो ना। तुम्हें कौन सा पता चल गया सबके पसंद नापसंद का? अरे नहीं, वो पहली रसोई में तो पक्का खाना बनता है ना, इसलिए सोचा पूरी कचौड़ी बनवा दूं। इतनी अकल है तुम्हारे पास जितना तुमने सोच लिया। पक्का खाना बनवाना है तो खीर बनाने के लिए कह दो, लेकिन मैं पूरी कचौड़ी नहीं खाऊंगा। और हाँ, फिर से मुंह उठाकर यही सवाल पूछने चली मत आना। एक बार में बात अच्छी तरह समझ कर जाओ। शादी के बाद मेहमानों से खचाखच भरा हुआ हॉल, वहां अचानक शांति छा गई। नई नवेली दुल्हन जो पास में ही रसोई में सास का जवाब का इंतजार कर रही थी, ससुर की आवाज उस तक पहुंच तो गई थी। इतने लोगों के सामने ससुर धीरज ने पत्नी रंभा को बेइज्जत कर दिया था। रंभा के मुंह से मानो जवाब ही नहीं फूट रहा था। किसी तरह खुद को संभालकर वो वापस रसोई में आई और झूठी मुस्कान होठों पर रखकर बहू से कहने लगी, अरे बहू, तुम्हारे ससुर जी को थोड़ा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है ना, इसलिए पूरी कचौड़ी नहीं खाते वो। ऐसा करो, मटर पनीर की सब्जी और गर्मा गर्म फुलके बना लो। बना लोगी ना बेटा? किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो बता देना। नहीं माँ जी, मैं बना लूंगी, चिंता की कोई बात नहीं है, आप आराम करिए। नहीं बेटा, आराम क्या करना, मैं तुम्हारे साथ यहीं रसोई में हूँ। तुम ऐसा करो, तुम सब्जी बना लो, मैं मीठा बना देती हूँ। तुम बस लास्ट में छू कर रस्म कर देना। सास की प्यार से भरे बोल सुनकर राशि के मन को तसल्ली तो बहुत मिली थी, लेकिन अंतिम शब्द कहते हुए सास की आंखें भीगने लगी थी, ये उसने महसूस कर लिया था। बेटा तुम देखो, मैं जरा आई। खुद को संभालते रंभा जी कमरे में पहुंची और मुंह भींचकर अपनी बेबसी पर आंसू बहाने लगी। कुछ पल बाद जब मन हल्का हुआ तो उन्होंने अपने आंसू साफ किए और बहू के पास रसोई में जा पहुंची। बेटा लाओ, मैं आटा लगा देती हूँ। राशि ने देखा सास रंभा की आंखें वो सब बयां कर रही थी जो वो अपनी जुबान से नहीं कह पा रही थी। रंभा बहू के साथ रसोई में काम तो करवाती रही, लेकिन लगभग चुप ही रही। बहू राशि ने भी सास की पीड़ा समझ ली थी, इसलिए उससे ज्यादा बातें नहीं की। वो भी नजरें नीची किए चुपचाप अपनी पहली रसोई की रस्म में व्यस्त रही। शादी के बाद ये दूसरा दिन था। सास के चेहरे की उदासी और ससुर का ऐसा रूखा रवैया राशि के मन को छलनी कर गया था। रात को कमरे में रवि, सुबह माँ जी ने पापा जी से नाश्ते के लिए पूछा था, लेकिन पापा का जवाब तुम्हें अजीब नहीं लगा? अरे क्या अजीब होगा उसमें, ठीक ही तो कहा पापा ने। पूरी पराठा रोज रोज खाना कोई समझदारी है क्या? सब पता है मम्मी को, लेकिन बार बार एक ही बात पूछने चली जाती है। गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? तुम्हें ये बात जरा भी अजीब नहीं लगी कि पापा जी ने इस तरह से माँ को जवाब दिया? इस बात को किसी और तरीके से नहीं कहा जा सकता था क्या? अरे यार, तुम अभी 2 दिन पहले इस घर में आई हो, क्यों फालतू की बातों में अपनी नाक घुसा रही हो? जब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो तुम्हें ये सब सोचने की क्या जरूरत है? अपने काम से मतलब रखो ना यार। मैं कोई नाक नहीं घुसा रही हूँ रवि, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कह रही हूँ कि मान भी लिया कि माँ जी ने कोई गलत बात पूछ ली थी, लेकिन फिर भी इतने मेहमानों के सामने पापा जी को माँ पर इस तरह से चिल्लाकर बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने तो इस बात का लिहाज भी नहीं किया कि मैं भी सब सुन रही थी। मेरा तो घर में पहला दिन था, फॉर्मेलिटी के लिए ही सही उन्हें मेरे सामने माँ को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम इस तरह से अपनी माँ का अपमान होते हुए कैसे देख सकते हो? तुम बातों को ना कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही हो राशि। मैंने कहा ना, तुम अभी 2 दिन पहले इस घर में आई हो, चीजों को ज्यादा पैनी नजर से देखने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी सी बात थी जो उसी समय खत्म भी हो गई। मम्मी तो कब का ये सब भूल भी गई होगी और तुम अभी तक ये सब लेकर बैठी हुई हो। हमारी नई नई शादी है, अब क्या यही सबसे इम्पोर्टेंट बात बची है डिस्कस करने के लिए?
राशि पति की बात सुनकर चुप हो गई थी। बात तो सही थी, नई नई शादी थी, कच्चे रिश्ते थे। इस समय किसी भी बहस में पड़ना उसके रिश्ते के लिए सही नहीं था, लेकिन जो अपनी आंखों से देखा था उसे इग्नोर भी तो नहीं कर पा रही थी वो। मुझे तो परिवार का माहौल कुछ सही नहीं लग रहा। बाबूजी ने रवि के सामने माँ जी को कैसे जली कटी बातें सुना दी और रवि के ऊपर किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा है जैसे ये सब बहुत सामान्य सी बातें हो उसके लिए। शायद रवि को ये सब देखते देखते आदत हो गई होगी, इसलिए उसे बाबूजी का इस तरह व्यवहार, उसमें कोई गलत बात नजर नहीं आ रही। लेकिन मुझे माँ जी से बात करनी होगी, क्योंकि माँ जी का चेहरा देखकर मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि बुरा तो उन्हें भी बहुत लगा है। अगले दिन सुबह, आ गई माँ जी आप, लीजिए आपकी चाय तैयार है, बाबूजी को मैं चाय देकर आती हूँ। नहीं बेटा रुको, तुम्हारे बाबूजी को मैं चाय देकर आती हूँ। अरे माँ जी, अब आप क्यों देने जाएंगी? घर की सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं। आप तो आराम से यहाँ बैठकर गर्मा गर्म चाय पीजिए। सास के मना करने पर भी राशि चाय का कप लेकर ससुर के कमरे में पहुंच जाती है। 2 मिनट बाद राशि को ससुर की गुस्से में भरी आवाज सुनाई देती है। रंभा कहाँ मर गई सुबह सुबह? पति की गुस्से से भरी आवाज सुनकर सासू माँ घबराकर अपना चाय का कप छोड़कर पति के कमरे की ओर भागती है। अरे तुम्हारी बहू आ गई, इसका यह मतलब तो नहीं ना कि पति को एक कप चाय भी नहीं पिला सकती तुम? उठा कर ले जाओ अपनी चाय यहाँ से, नहीं पीनी मुझे कोई चाय। नाराज मत होइए ना, मैं बना कर लाती हूँ। उम्र बीत जाएगी लेकिन तुम्हारे अंदर 2 पैसे की अकल नहीं आएगी। जानती हो ना मुझे किसी और के हाथ की चाय पीना पसंद नहीं, फिर क्यों भेजा बहू को तुमने? अरे मैंने नहीं भेजा, वो पहले ही चाय बना चुकी थी। मैंने मना किया, उसके बाद भी वो आपको चाय देने चली आई। बच्ची है, धीरे धीरे समझ जाएगी। वो तो बच्ची है, लेकिन तुम्हें तो बुढ़ापा आ गया है ना। एक बीवी होने के फर्ज कभी सीख पाओगी या नहीं? मैंने पूछा, एक बीवी होने के फर्ज कभी सीख पाओगी कि नहीं? चिल्लाइए मत, मैं अभी आपको चाय बना कर दे जाती हूँ। बाहर तक आवाज जा रही है, बहू सुन रही होगी, क्या सोचेगी। अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे कब और क्या बोलना है। सुन लेने दो, तुम्हारी बहू को भी तो पता चलना चाहिए ना कि तुम्हारे अंदर कितनी अकल है। खबरदार जो अपनी शक्ल भी दिखाई तुमने मुझे। धीरज की चिल्लाने की आवाजें दूर तक सुनाई दे रही थी। बात को बढ़ता देख रंभा ने चुपचाप कप उठाया और वापस रसोई में आ गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे नहीं पता था मेरे चाय बनाने से बाबूजी इतना गुस्सा हो जाएंगे। मेरी वजह से आपको इतना कुछ सुनना पड़ा। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। नहीं बेटा, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। तुम तो इस घर में अभी 4 दिन पहले ही आई हो। ये सब तो पिछले 30 साल से चल रहा है, इसमें नई बात क्या है। किसी न किसी बहाने से तुम्हारे पापा जी को चिल्लाने का मौका मिल जाता है। जब तक मुझ पर चिल्ला ना ले उनका दिन पूरा नहीं होता ना। लेकिन माँ जी, आप ये क्यों सह रही हैं? कुछ कहती क्यों नहीं? और रवि, वो भी आपका साथ नहीं देते? मैंने सुना है बच्चे अपनी माँ पर उंगली भी नहीं उठने देते। मेरे विरोध करने से क्या होगा बेटा? मैं जितना विरोध करती हूँ घर में कलह और कलेश उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। जब एक ही छत के नीचे रहना है तो झगड़े को बढ़ाने पर नहीं, उसे कम करने पर ध्यान देना चाहिए। और रही बात रवि की, तो उसने तो बचपन से अपने पिताजी को ऐसे ही मुझ पर चिल्लाते और अपमान करते हुए देखा है। अब जब तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, सुन लिया है, तो अब तुमसे भी कुछ छुपाने का कोई मतलब नहीं है बेटा। सच तो यही है कि मेरी इस घर में कोई हैसियत ही नहीं है। मैं इस परिवार के लिए दरवाजे पर पड़ा हुआ वो एक पायदान हूँ, जो बस यूं ही बरसों से दरवाजे पर पड़ा इस घर की झूठी शान का हिस्सा बना हुआ है। ना मुझे इस घर में कभी माँ होने का सम्मान मिला, ना पत्नी होने का अधिकार। बस किसी तरह 30 साल बिता लिए मैंने। लेकिन माँ जी, बाबूजी के इस तरह के रूठे व्यवहार के पीछे आखिर कारण क्या है? उनको किसी बात से नाराजगी है क्या? आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई आपसे? नहीं बेटा, नाराजगी किस बात पर होगी? गलती बस यही कि मैं औरत हूँ और वो आदमी होने के गुरूर में चूर है वो। पहले जब उनकी माँ थी तो दोनों माँ बेटा मिलकर मेरा जीना मुश्किल करते थे। अब वो काम ये अकेले ही कर लेते हैं। पति पत्नी का प्यार क्या होता है मैंने तो कभी महसूस ही नहीं किया। जब से इस घर में आई हूँ सिर्फ अपमान और जिल्लत बर्दाश्त कर रही हूँ। अब तो लग रहा है यही सब सुनते सुनते एक दिन मौत आ जाएगी और मैं सारे बंधनों से आजाद हो जाऊंगी। लेकिन कहते हैं ना, जिनको दुनिया से जाने की जल्दी होती है उन्हें मौत भी नहीं आती। ये कैसी बात कर रही हैं आप? आपने इस दुनिया में क्या सिर्फ अपमान और तिरस्कार सहने के लिए ही जन्म लिया था? खुद की मौत की दुआ करने से बेहतर है कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर ध्यान दें।
अरे अब काहे की जिंदगी बेटा, जिंदगी तो बीत गई, अब तो बस बुढ़ापा बचा है। माँ जी, क्या शादी के समय पर बाबूजी को आप पसंद नहीं थी? बेटा ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे खुद अपनी माँ के साथ देखने आए थे, तब तो सब कुछ ठीक था। बाद में न जाने क्यों ऐसे होते गए। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ संभालने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं तो आज तक पत्नी होने का हर फर्ज निभा रही हूँ। उनके खाने पीने, कपड़े, दवाई, हर चीज का पूरा ख्याल रखती हूँ। लेकिन वो सीधे मुंह मेरे से बात ही नहीं करते। उनके लिए मेरी हैसियत नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। माफ कीजिए माँ जी, लेकिन अगर ऐसा था तो फिर इसमें गलती तो आपकी ही कही जाएगी। अगर पिछले 30 सालों से लगातार बाबूजी आपके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो आप ये रिश्ते को क्यों ढूंढ रही हैं? आपको बाबूजी को तलाक दे देना चाहिए था। ऐसे अपमान सहने के लिए आप रिश्ते में बनी हुई हैं? हे भगवान, ये क्या अनाप शनाप बक रही हो तुम? तलाक, और वो भी मैं? अरे तुम आज के जमाने की लड़की हो। आजकल के बच्चे किसी की 2 बात बर्दाश्त नहीं करते। विचार मिले तो ठीक, नहीं मिले तो तलाक लेकर अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। लेकिन हमारा जमाना और था बेटा। तलाक तो मानो एक पाप समझा जाता था। पति अच्छा हो बुरा हो, पत्नी को अपने जीवन साथी समझे या चरणों की दासी, औरत चूं तक नहीं करती थी और बस अपने बच्चों के लिए अपनी सारी जिंदगी बिता देती थी। लेकिन आपका बेटा भी तो आपको नहीं समझता ना माँ जी। जिन रिश्तों के लिए आपने ये सारी उम्र बर्दाश्त किया, वो रिश्ते आपकी जरा भी परवाह नहीं करते। समझदारी इस बात में कतई नहीं है कि आज तक आप ये सब बर्दाश्त करके रिश्ता चला रही हैं। समझदारी तो इस बात में है कि जिस रिश्ते में प्यार, सम्मान, अपनापन है ही नहीं, उसमें पढ़कर अपनी जिंदगी खराब ना की जाए, बल्कि आजाद होकर अपनी आगे की उड़ान भरी जाए। मैंने तुझे अपने मन की बात क्या बता दी, तू तो मुझे उल्टी पट्टी पढ़ाने लगी। अपना घर किसी कीमत पर बिखरने नहीं दूंगी मैं। तू जाकर रसोई में काम कर, अपने पति को मैं संभालूंगी। तलाक देने की बात सुनकर रंभा के मन में अजीब सी बेचैनी हो गई थी। 15 दिन बाद करवा चौथ का त्योहार था। बहू का पहला करवा चौथ था। राशि ने पूरे धूमधाम से करवा चौथ की तैयारी की थी। नई साड़ी, गहने, मेहंदी, चूड़ी, श्रृंगार की सामग्री, सब कुछ बाजार से नया आया था। राशि, मैंने सोचा है अगर तुम्हारे फास्ट रखने से मेरी उम्र लंबी हो सकती है तो मैं भी तुम्हारे लिए उपवास रखूंगा। सिर्फ अकेले लंबी जिंदगी जीकर क्या करूंगा मैं? तुम्हारा साथ भी तो जीवन में जरूरी है ना। अच्छा, अभी ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है जो रात को पूजा के बाद तुम्हें मिलेगा। राशि बहुत खुश थी। विधि विधान से उसने करवा चौथ शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी ओर सास रंभा ने भी पति धीरज के लिए करवा चौथ का निर्जला उपवास रखा था। लेकिन रंभा का उपवास सादगी से भरा था। न उसने सुबह 4 बजे उठकर पति के हाथ से सरगी खाई, न लंबी लाइन में लगकर मेहंदी लगवाई। अपने बरसों पुराने श्रृंगार दान से निकालकर थोड़ी चूड़ियां पहनी, सिंदूर लगाया और फिर एक हल्की सी साड़ी पहनकर उसने अपना उपवास पूरा कर लिया था। शाम के समय, माँ जी, चांद निकलने वाला है, चलिए छत पर चलते हैं, पूजा की तैयारी कर लेते हैं। तुम जाओ बेटा, तुम्हारे बाबूजी नहीं आएंगे, मैं बाद में कर लूंगी, तुम कर लो। पूरा दिन भूख प्यास से बेहाल राशि ने चांद निकलते ही पति के साथ जाकर छत पर चांद की पूजा कर ली। खाना खाने के बाद, ये लो सोने की चेन, तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू रवि, मैं माँ जी को दिखाकर आती हूँ। राशि सास के कमरे में पहुंची तो देखा रंभा जमीन पर गिरी हुई है। रवि, जल्दी से बाबूजी को बुलाओ, लगता है माँ जी को अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन पापा तो शायद अभी घर भी नहीं आए। अगर आ गए होते तो उनके कमरे की लाइट जल रही होती। राशि और रवि माँ को पानी की छींटे देते हैं, तब तक धीरज घर लौट आता है। पापा, रात के 11 बज रहे हैं और आप अब घर लौट रहे हैं। आज करवा चौथ है, माँ ने व्रत रखा था। इतने लंबे समय तक भूखे प्यासे रहने के कारण उनकी तबीयत भी बिगड़ गई। आज के दिन तो आप समय से लौट कर आ सकते थे। सब नाटक है तुम्हारी माँ का। एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर थोड़ी ना जाएगी। मैंने कहा था क्या मेरे लिए भूखे रहो? आई बड़ी नाटकबाज। बस करिए आप, बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। मेरे इतने साल के प्यार और समर्पण का ये सिला दे रहे हैं आप। अगर इतने सालों में भी आपके मन में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं, तो फिर मैं भी अब इस झूठ के रिश्ते को मानने से इनकार करती हूँ। मुझे अब आपके साथ एक छत के नीचे नहीं रहना, तलाक चाहिए मुझे। कैसी बात कर रही हो माँ? इस उम्र में कौन तलाक लेता है? ऐसी बात आपके दिमाग में आई भी कैसे?
जिस तरह इतने सालों से अपने बाप के गलत व्यवहार को देखकर तूने मुंह पर ताला लगा रखा था ना, वैसे ही आज भी तू अपने मुंह पर ताला लगा ले और अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में चला जा। ये मेरा और तेरे बाबूजी के बीच का मामला है, मैं देख लूंगी। और आप कान खोलकर सुन लीजिए, मैं कोई धमकी नहीं दे रही हूं। कल ही वकील को बुलाकर नोटिस तैयार करवाती हूं मैं। आप भी अपने लिए वकील देख लेना। अरे भाग्यवान, क्या बोल रही हो? तलाक कैसे सोच लिया तुमने? और जाओगी कहाँ इस उम्र में? बुढ़ापे में दूसरी शादी करोगी क्या? जैसे आज तक की जिंदगी आपके साथ के बिना ही कट गई ना, आगे की जिंदगी भी बिना एक आदमी के बिता लूंगी मैं, और शायद और ज्यादा खुशी से बिता पाऊंगी। मेरी चिंता छोड़िए, मैंने कहा ना वकील का इंतजाम करिए आप। पत्नी के कठोर इरादे देखकर अब तो धीरज के माथे पर पसीना आ गया था। अरे पागल हो गई हो क्या? 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? समाज में कहाँ मुंह छिपाएंगे? कहीं सुना है कि 50 साल की उम्र में कोई तलाक लेता है? मैं लूंगी और लोग भी लेने लगेंगे। इन गुलाम की बेड़ियों से अब आजादी मिल जाए, वही अच्छा रहेगा। धीरज तो अब बुरी तरह से बौखला गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि पत्नी को किस तरह से समझाए। सामाजिक दबाव बनाने के लिए धीरज ने अपनी बेटी को अपने पक्ष में किया और अगले दिन बेटी सुनीता का फोन अपनी माँ के पास आया। माँ, ये क्या कर रही हो? पापा ने बताया आप उन्हें तलाक देना चाहती हो। ऐसी फालतू बात आपके दिमाग में आई कहाँ से? ये कोई उम्र है आपकी तलाक देने की? और मैं अपने ससुराल में क्या बताऊंगी? हाँ बेटा, थोड़ी देर तो कर दी मैंने, लेकिन वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। दुनिया की, समाज वालों की, अपने बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचते सोचते खुद को कुर्बान कर दिया मैंने। बस इंतजार करती रही, आज नहीं तो कल शादी में मुझे मान सम्मान अपनी जगह मिल जाएगी। लेकिन मैं गलत थी, पर अब गलती सुधारने का समय आ गया है। बेटी को 2 शब्दों में जवाब देने के बाद रंभा ने फोन रख दिया। आप घबराओ मत माँ जी, आपके फैसले में मैं आपके साथ हूँ। आपको भी अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने का पूरा अधिकार है। बाबूजी को कोई अधिकार नहीं कि वो आपको सारी जिंदगी मानसिक रूप से शोषण करते रहे। तलाक का फैसला लेने के बाद रंभा काफी सख्त हो गई थी। अब वो ना पति को चाय देती, ना खाने को पूछती, ना कपड़े धोती। वकील ने धीरज को तलाक का नोटिस भी थमा दिया था। कुछ ही दिनों में धीरज घुटनों पर बैठकर पत्नी के आगे गिड़गिड़ाने लगा था। मुझे माफ कर दो रंभा, मुझे समझ में आ गया है कि मैंने जो कुछ किया बहुत गलत था। तुम्हारे बीते साल तो कभी लौट आ नहीं सकता, लेकिन वादा करता हूँ कि आने वाले सालों में तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। पति को फूट फूट कर रोता देख रंभा ने 6 महीने के ट्रायल में धीरज को एक मौका और देने का निर्णय कर लिया था, वरना उसके बाद तो तलाक होना तय ही था। आपको क्या लगता है, रंभा ने तलाक लेने का फैसला लेकर सही किया या गलत? क्या अपनी बिखरती शादी को एक अंतिम मौका देना सही था? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।